गुड इवनिंग भाई सभी को। वॉइस क्लियर है? एक बार चेक करके बता देना बेटा। हाँ जी, वॉइस क्लियर है। ओके। हाँ जी, लास्ट क्लास में हम लोग बात कर चुके थे अर्ली चाइल्डहुड की। प्रारंभिक बाल्यावस्था हम कंप्लीट कर चुके हैं। ओके। आप लोगों के कमेंट्स मेरे लिए आसान है कि अब मैं यहाँ पर सीधा पढ़ सकता हूँ तो दिक्कत नहीं आएगी। तो अर्ली चाइल्डहुड यानी कि प्रारंभिक बाल्यावस्था ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें हमने कुछ बातें किए थे जो मेन पॉइंट्स थे कि इसे जाना जाता था प्री स्कूल एज। जो कीवर्ड है एग्जामिनेशन के लिए वो मैं दोबारा लिख रहा हूँ। टॉय एज के नाम से भी जाना जाता था इसे। क्वेश्चनिंग एज अर्थात प्रश्न पूछने का काल। इसी का एक पॉइंट आपका रहता है इमिटेशन यानी कि नकल उतारना। एंड द वन ऑफ द लीस्ट लास्ट वन इज अफेक्शन ऑफ अफेक्शन और यू कैन से अप्रूवल ऑफ पेरेंट्स। तो यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके हैं तो अब हम इसी से आगे बढ़ते हैं। हाँ, प्री गैंग एज एक और रह गया, ये भी हम लिख चुके हैं। तो काफ़ी सारे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है जिनके बारे में हमने बात की है। इनके अलावा जीन प्याजे की थ्योरी से हमने एनिमिज्म के बारे में भी बात की थी। एक पॉइंट जो डिस्कशन में नहीं आया था वो था इरिवर्सिबिलिटी, क्योंकि जब जीन प्याजे होगा तो ये अनपलटन, इसके बारे में हम बात करेंगे जीन प्याजे की थ्योरी में। हाँ, चैटर बॉक्स, ये योगेंद्र जी चैटर बॉक्स यहीं पर आ जाता है कि बच्चा प्रश्न जो पूछता है लगातार वो बोलता ही रहता है। यस, बिल्कुल कहकशा, बिल्कुल ठीक है। चैटर बॉक्स एज है, बिल्कुल है। बच्चा इसमें बड़बड़ाता ही रहता है लगातार। ईगोसेंट्रिक स्पीच का हम कर चुके हैं, अगर ये नहीं किया है तो एक बार बता दीजिएगा। अहम केंद्रित भाषा, हाँ शुभम भाई आवाज नहीं आ रही, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ योगेंद्र, सिंबॉलिक थॉट्स देखिए, होता क्या है कि जब हम जेरोम ब्रूनर की बात करते हैं तो वहाँ पर हम जो वे ऑफ प्रेजेंटेशन है, यानी कि बच्चा किस तरीके से अपने कॉग्निशन को रिप्रेजेंट करता है, तो रिप्रेजेंटेशन के तरीके में एक चीज़ आ जाती है सिंबॉलिक। तो जेरोम ब्रूनर का एक बार टॉपिक आएगा तो वहाँ पर ज़्यादा अच्छे ढंग से इस चीज़ को क्लियर कर पाएंगे, अभी लिखने का फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ तक हमारा जो है अर्ली चाइल्डहुड एज का अगर हम चाहे तो ये कवर कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं लेटर चाइल्डहुड की। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक ऐसा एज ग्रुप है जो आपके पेपर में सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा।
उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था की बात करें तो 6 से 12 एक जनरल टाइम पीरियड है। इन जनरल हम मानते हैं कि 6 से 12 साल की एज होती है लेटर चाइल्डहुड की। तो इसमें एक खास तरह का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एग्जामिनेशन में अगर आपको 6 से 11 मिले तो वो भी गलत नहीं है। ये मैंने पहले भी बताया था कि अगर हम बात करें गर्ल्स की, तो गर्ल्स की लेटर चाइल्डहुड 6 से 11 होती है, और अगर हम बात करें बॉयज़ की तो वो होती है 6 से 12। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। इसी में अब एडिशन हम करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स का, यानी कि जो इस एज ग्रुप की खास या विशेषताएं हैं उसमें सबसे पहले आती है कि ये अर्ली स्कूल एज, यानी कि प्रारंभिक स्कूली अवस्था है। प्रारंभिक स्कूली अवस्था। प्रारंभिक क्यों बोला गया? क्योंकि शुरुआत यहीं से होती है। बच्चे का जो स्कूल है वो पहले के टाइम में 5+ से शुरू होता था, तो हम 6 साल के एज ग्रुप को यहाँ रख सकते हैं। स्कूल में जाने की एज होती है, इसीलिए प्रारंभिक स्कूली अवस्था इसको नाम दिया जाता है। सेकंड पॉइंट एग्जामिनेशन के लिए जो जरूरी है वो है प्लेइंग विद टॉयज, खिलौनों से खेलने की अवस्था। देखिए, खेलने के लिए हमने लास्ट क्लास में ये बात की थी, खिलौनों से खेलने की अवस्था। प्लेइंग विद टॉयज का मतलब है कि बच्चा जब खिलौनों से खेलता है तो खेल के कुछ नियम होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है, जिसके लिए आपको अपने थिंकिंग को एक डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा। तो बच्चा जब टॉयज के साथ खेलता है तो एज ग्रुप हमने लिया है 6 से 12। जीन प्याजे के अकॉर्डिंग ये वो एज है जिसमें बच्चे के अंदर एक चीज डेवलप होती है जिसे क्या कहा जाता है? कंक्रीट थिंकिंग, यानी कि मूर्त चिंतन। तो अब बच्चा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, खिलौनों को सही ढंग से अरेंज कर सकता है। अगर कोई कार्य प्रणाली है, कोई चीज कंप्लीट करनी है, या एक खिलौने से खेलने के कुछ तरीके होते हैं कि आपको पहला स्टेप क्या करना है, दूसरा स्टेप क्या करना है, तो वो सारी चीजें अब बच्चा आसानी से देखकर उनको फॉलो कर सकता है। क्योंकि कोई भी खिलौना अगर आप देखेंगे उसमें क्या होता है कि एक पिक्चर्स की फॉर्म में पूरी डिटेल होती है कि पहले आपको क्या करना है, सेकंड स्टेप क्या है, थर्ड क्या है, फोर्थ क्या है। और जितने भी प्लेइंग विद टॉयज वाले आप टॉय उठा कर लाएंगे उसमें एक चीज मेंशन होती है कि 5+। तो 5+ एज ग्रुप अगर हम लेकर चलेंगे तो यहाँ लेटर चाइल्डहुड में 6 से 12 साल के एज ग्रुप में वो काउंट हो जाती है। इसीलिए जो कंडीशन होती है कि प्लेइंग विद टॉयज ये लेटर चाइल्डहुड में आता है, और केवल टॉयज एज अगर आएगी तो वो कहाँ चली जाएगी? अर्ली चाइल्डहुड में। क्लियर? हाँ, कोई नहीं बेटा, वो रह गया था रूबी गुप्ता, वो दोबारा से पहले लिखवाया जा चुका है तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सनी राय, अब तो कोई डाउट नहीं है भाई प्लेइंग विद टॉयज और टॉयज एज में। टॉयज एज में आपका क्या आएगा? केवल कलेक्शन ऑफ टॉयज। लेकिन प्लेइंग विद टॉयज में क्या है कि आप जो भी खिलौने बच्चे के पास है वो उनको यूटिलाइज करता है, सही ढंग से इस्तेमाल करता है, यानी कि खेलने में इस्तेमाल करता है, केवल उसको भर के रखने में नहीं। इजी? क्लियर है सनी? आते हैं नेक्स्ट में। नीड अप्रूवल और अफेक्शन ऑफ टीचर। बच्चा जब स्कूल जाना शुरू करता है तो वो अपने अध्यापकों का अनुमोदन चाहता है। अध्यापकों का अनुमोदन का अर्थ है कि बच्चा अब चाहता है कि उसके टीचर उसकी तारीफ करे, और वो तारीफ पाने के लिए क्या करता है? टीचर्स के जो भी रूल्स है, जो भी बात है, उनको फॉलो करता हुआ चलता है। इसीलिए आप कई बार देखते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो घर में अपने पेरेंट्स को या पेरेंट्स के ऊपर ही क्वेश्चन उठा देते हैं अगर वो किसी चीज को बता रहे होते हैं, क्योंकि बच्चा कहता है कि उसके टीचर ने जो बताया है वही सही है।
वही सही है। और कई बार छोटे बच्चों को ये कहते हुए भी आप सुनते हैं कि अगर आपको ज्यादा पता होता तो आप भी स्कूल में पढ़ा रहे होते, इसलिए मेरे टीचर को ज्यादा पता है, तो जो मेरा टीचर कह रहा है वो बिल्कुल सही है। वो रीजन क्या है कि बच्चा क्या चाहता है, टीचर्स का एक अप्रूवल चाहता है कि टीचर उसको आइडेंटिफाई करे और टीचर उसकी तारीफ करे। पॉइंट क्लियर है ये वाला? इफ इट इज क्लियर देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। नीड अप्रूवल और अफेक्शन ऑफ टीचर का एक सिंपल सा याद रखना कि बच्चा केवल अपने टीचर की नजरों में बेहतर बनना चाहता है, इसके लिए वो अपने पेरेंट्स को भी गलत साबित कर देता है। चले जी नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। क्वारलेज, ये अब तक सीटेट में नहीं पूछा गया है, वैसे ये क्वेश्चन बनता है झगड़ालू अवस्था। देखिए, एक होता है समस्यात्मक अवस्था, प्रॉब्लमैटिक एज। प्रॉब्लमैटिक एज होती है जो क्वेश्चनिंग एज होती है बच्चे की, उसे हम प्रॉब्लमैटिक एज बोलते हैं, क्योंकि बच्चा उसमें क्या करता है, हर चीज के लिए सवाल उठाता है, किसी भी चीज को स्वीकार आसानी से नहीं करता है। लेकिन जब हम बात करते हैं क्वारल एज की, तो क्वारल एज में क्या होता है कि एक ही परिवार के भाई बहन, या कह सकते हैं भाई भाई या बहन बहन, इन सिंपल टर्म सिबलिंग्स, इनमें आपस में झगड़े होते हैं किस चीज के लिए, छोटी छोटी बातों के लिए। जैसे टीवी का रिमोट, कौन उसको ऑपरेट करेगा। अगर सेम एज ग्रुप के हैं जो 6 से 12 साल के एज ग्रुप में आते हैं, तो वहां पर आपको इस तरह के झगड़े आसानी से होते हुए दिखाई दे जाएंगे। इसीलिए इस स्टेज को क्या कहा जाता है, क्वेरल एज, यानी कि झगड़ालू अवस्था। क्लियर? नेक्स्ट इसी में गैंगेज, अर्थात समूह अवस्था, या कह लीजिए टोली अवस्था। ये जब आती है तो यहाँ पर अगर आप 6 से 12 साल के बच्चों को देखेंगे तो उनका एक ग्रुप बन जाता है। ग्रुप इन द सेंस वे बच्चे इकट्ठे स्कूल जाते हैं, स्कूल से वापस भी इकट्ठे आते हैं, क्योंकि ये सभी कहाँ के होते हैं। अगर ये आपका स्कूल है तो इसके सराउंडिंग के ही ये बच्चे मिलेंगे जो एक ही एरिया के हैं। तो स्कूल से जब ये वापस घर जाते हैं तो 6 से 12 साल के एज ग्रुप में कॉमनली आपको 8, 9 और 10, ये ऐसा एज ग्रुप है जो शाम के समय में, यानी कि स्कूल से वापस घर जाने के बाद एक टाइम आता है जो उनके किस चीज का होता है, गेम्स का, यानी कि खेलने का। तो खेलने के लिए ये बच्चे एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और एक टीम का निर्माण करते हैं। वो टीम जो बनती है उसी को हम नाम क्या देते हैं, टोली। टोली इन द सेंस कि 4 से 5 बच्चे ऐसे जो हमेशा साथ रहते हैं खेलने के लिए भी, और वो स्कूल आना जाना भी उनका साथ शुरू हो जाता है। तो इसीलिए 6 से 12 साल को नाम दिया जाता है गैंगेज, क्योंकि ये टोली इनकी परमानेंट जैसी हो जाती है जो लंबे समय तक चलती है। क्लियर? यस, पीयर ग्रुप, बिल्कुल। यहाँ पीयर ग्रुप बन जाते हैं, साथी समूह। पीयर का मतलब होता है साथी, जो उस एज ग्रुप का हो या उसी के समकक्ष हो, उसे हम पीयर का नाम देते हैं। इजी है भाई ये? यहाँ तक कोई डाउट नहीं? ओके, चलिए ये भी हो गया है। मूव करते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज प्यूबर्टी, यानी कि तरुणा अवस्था। पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आता है, केवल समझने के लिए है। इसको अगर नोट डाउन भी नहीं करते कोई इश्यू नहीं, लेकिन अगर समझ लेते हो तो एग्जामिनेशन में आपको हेल्प करता है। तरुणावस्था होती है वो स्टेज जहां पर जेंडर, यानी कि लिंग, बच्चे की जेंडर अपीयरेंस शो होना स्टार्ट होती है।
अर्थात गर्ल्स एंड बॉयज, इनमें आप आसानी से अंतर कर सकते हैं। इससे पहले की अगर हम बात करें, लेटर चाइल्डहुड जो हमने लिया है, लेटर चाइल्डहुड में अगर आप लड़के और लड़की की कटिंग एक जैसी करवा देते हैं, उनको कपड़े एक जैसे पहनाते हैं, तो आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है कि लड़का कौन है लड़की कौन है। लेकिन जब ये स्टेज आती है प्यूबर्टी, तो प्यूबर्टी में होता क्या है, बच्चों में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से उनका जेंडर अपियर होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि उनकी अपियरेंस उनके जेंडर के अकॉर्डिंग होनी शुरू हो जाती है। लड़कियां स्पष्ट रूप से लड़कों से भिन्न दिखाई देना शुरू हो जाती है। क्लियर है ये? हाँ, रूबी गुप्ता गोल्डन एज आएगा बेटा। जी अभिषेक मीना जी, इसके बारे में भी बात करेंगे बेटा। फिलहाल इसमें कोई डाउट है तो बताइए। तो तरुणावस्था की केवल यही एक मेन कैरेक्टरिस्टिक है। दूसरी इसमें जोड़ सकते हैं कि गर्ल्स की आवाज मधुर होती है और बॉयज की आवाज भारी हो जाती है। बॉयज के दाढ़ी मूछ, यानी कि मूछ कह लीजिए, या फेस पर बाल आने शुरू। ये कुछ बातें हैं जो प्यूबर्टी की है। ये समझने के लिए जरूरी है कि बच्चे के हार्मोन्स में चेंजेस होते हैं तो बच्चे में चिड़चिड़ापन आता है। प्यूबर्टी स्टेज में बच्चे में चिड़चिड़ापन अधिक देखा जाता है। वो चिड़चिड़ापन जब ज्यादा होता है तो बच्चे का ध्यान पढ़ाई से भी हट सकता है। इसीलिए कई बार आपने देखा होगा कि ऐसा बच्चा जो पहली क्लास से लेकर 5वीं क्लास तक टॉप करता है क्लास में, दैट मीन्स कि उसकी रैंक फर्स्ट आती है, वो जब 6th या 7th क्लास में पहुंचता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे 6th और 7th क्लास वो टाइम पीरियड है जो प्यूबर्टी के एज ग्रुप के अंदर काउंट होता है। ये है हमारा प्यूबर्टी। और प्यूबर्टी का एज ग्रुप आपका बनता है 11 से 13 और 12 से 14। तो इस एज ग्रुप में आप अगर देखेंगे तो 11 से 13 में लड़कियों का प्यूबर्टी आता है, तो वो भी 6th और 7th क्लास में होती है। जब 6th और 7th क्लास का बच्चा आपको दिखाई देगा, तो कुछ केसेस में जो बच्चे प्यूबर्टी स्टेज को सही ढंग से एडजस्ट नहीं कर पाते, यानी कि समझ नहीं पाते कि उनके शरीर में जो चेंजेस हो रहे हैं वो किस कारण से है, उन बच्चों के अंदर एक एंजाइटी आना शुरू होती है कि वो अपने आप को ही हीन मानना शुरू करते हैं कि उन्हीं के साथ ऐसा चेंज होता है, बाकी किसी के साथ नहीं। जिसकी वजह से बच्चों के अंदर क्या आएगी, चिड़चिड़ापन, और जिसके जो अफेक्ट किस चीज को करेगा, उनकी स्टडीज को। तो इसलिए एक टीचर के लिए जरूरी है कि इस स्टेज को जाना जाए कि प्यूबर्टी स्टेज में बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम कॉमनली मिल सकती है, जिसकी वजह से बच्चे किस में आ जाते हैं, एंजाइटी में। एंजाइटी यानी कि दुश्चिंता। तो यहाँ पर एक टीचर का रोल अहम पड़ता है कि बच्चों को जो सेक्स है उसके बारे में सही, यानी कि जो उनका सेक्स रोल है या चेंजेस उनके अंदर जो आ रहे हैं, हार्मोनल चेंजेस, उसके बारे में बच्चों को जरूर बताए। इसीलिए आप लोगों का जब ईटी प्रोग्राम चलता है तो उसमें सेक्स एजुकेशन की अलग से क्लासेस करवाई जाती है, ताकि टीचर शब्दों का इस्तेमाल करते हुए संकोच महसूस ना करे बच्चों के सामने। बच्चों को आसानी से जब चीजों को हम समझाते हैं तो उनका एंजाइटी लेवल क्या होता है, डाउन हो जाता है, और वो दोबारा से उनका चिड़चिड़ापन भी खत्म हो जाता है और वो स्मूथली अपने स्टडीज में मूव करना स्टार्ट करते हैं। क्लियर है ये पॉइंट? संघर्ष और तनाव रूबी अभी आएगा बेटा, अभी नहीं है, नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट उसमें स्टेज में आएगा। हनीफ अलवी, ओके बेटा,
अभी तो पॉसिबल नहीं है, अगले में आएगा। हाँ कहकशा बिल्कुल ठीक है। यहां तक कोई डाउट है भाई मेरे को वो बताइए पहले, क्योंकि अगर ये चीज क्लियर है तो प्यूबर्टी का केवल हमारा इतना सा ही रोल है कि हमें इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। चलिए जी, तो फिर इससे आगे बढ़ते हैं। अडोलसेंस यानी कि किशोरावस्था। आप लोगों ने जितने भी सवाल किए, 13 से 19 गर्ल्स का होता है, 14 से 20 बॉयज का होता है। सॉरी, 14 से 19। बॉयज का होता है। ये किशोरावस्था का एज ग्रुप है, जिसकी सबसे बड़ी खासियत है कि इसे गोल्डन एज का नाम देते हैं। स्वर्ण अवस्था है, स्वर्ण अवस्था। ये स्वर्ण अवस्था है, तो याद रखना जो अभी हमने प्यूबर्टी किया था ना, प्यूबर्टी को कहा जाता है स्वर्ण संधि अवस्था। स्वर्ण संधि अवस्था। स्वर्ण संधि क्यों बोला गया? क्योंकि ये कनेक्ट करता है चाइल्डहुड को अडोलसेंस से। चाइल्डहुड को अडोलसेंस से कनेक्ट कौन करता है? प्यूबर्टी। इसीलिए उसको क्या बोला जाता है? स्वर्ण संधि अवस्था। वापस आ जाते हैं अडोलसेंस में ही। गोल्डन एज के अलावा जो स्टेज ऑफ थंडर एंड स्टॉर्म, ये जो बोला जाता है, आंधी तूफान की अवस्था, ये सुना होगा आपने काफी। आंधी तूफान की अवस्था। एक पर्सन रहे हैं जिनका नाम है एरिक एरिक्सन, उन्होंने इसे बताया है। तो ये आगे तक के लिए याद रखना, क्योंकि एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि आंधी तूफान की अवस्था किसने कहा है। तो आंधी तूफान की अवस्था किसने बोला था? एरिक्सन ने। किसे बोला था? किशोरावस्था को, यानी कि अडोलसेंट को। इजी है। थंडर एंड स्टॉर्म होता क्या है? बच्चे के इमोशंस जब बहुत तेजी से भागते हैं, बहुत तेजी से भागने का मतलब है एक एज ग्रुप होता है, इसको यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। ये किसी बच्चे ने आज ग्रुप में भी उठाया हुआ था, मैच्योरिटी का, यानी कि परिपक्वता। मैच्योरिटी कहते किसे हैं? उसी को लिंक अगर हम करते हैं किशोरावस्था के साथ, तो ये चीज आसानी से समझ में आती है कि बच्चों में परिपक्वता की कमी होती है, जिसकी वजह से वो छोटी छोटी बातों को लेकर अपने इमोशंस को एक डायरेक्शन में बहुत तेजी से भगाते हैं। जैसे एंगर अगर आता है तो एंगर का लेवल बहुत हाई होता है, अगर वो खुश होते हैं तो खुशी का लेवल बहुत हाई होता है। और इसीलिए ये जो टर्म है ना, थंडर एंड स्टॉर्म, थंडर एंड स्टॉर्म, बच्चों में सबसे ज्यादा गलतियां एडोलेसेंस के दौरान ही होती है, क्योंकि इमोशंस के ऊपर कंट्रोल होता नहीं है, मैच्योरिटी की कमी होती है। जब मैच्योरिटी की कमी होती है तो बच्चा लाइफ में छोटी से छोटी बात को किस रूप में लेकर चलता है? एक चुनौती के रूप में। इसीलिए आप आसानी से देख सकते हैं कि जब किशोरावस्था में बच्चा होता है, आपको कुछ नहीं करना, उसे केवल 2-3 बातें कह दीजिए, वो अपनी पढ़ाई भी छोड़ देगा, आपके पीछे मारने के लिए भी भाग लेगा। और अगर उससे कोई गलत काम कराना है तो उसके लिए भी आप उसे आसानी से तैयार कर सकते हैं। यही रीजन है कि जो भी टेररिस्ट ये टेररिस्ट एक्टिविटी है या टेररिज्म है, ये लोग क्या करते हैं? एक खास एज ग्रुप के बच्चों को टारगेट करते हैं, जो किस में आता है? आपका अडोलेसेंस में। मीनिंग क्लियर है कि क्यों इसे आंधी तूफान की अवस्था कहते हैं? क्योंकि बच्चों को यहाँ पर एक डायरेक्शन में लेकर जाना बड़ा आसान होता है, और वो भी कैसे डायरेक्शन? डिस्ट्रक्टिव। कोई डाउट है तो बताइए।
हाँ, सेल्फ आइडेंटिटी भी लेकर आते हैं बेटा। चलिए जी, तो इसको यहां से हटाते हैं, इसको भी हटाते हैं, मैच्योरिटी को भी। स्टेज ऑफ थंडर एंड स्टॉर्म, आइडेंटिटी क्राइसिस, पहचान का संकट अवस्था, पहचान का संकट अवस्था, इसे भी किशोरावस्था ही कहा जाता है। और ये भी किसने बताया था? एरिक्सन ने। एरिक्सन ने ही बताया है कि अडोलेसेंस को एक नाम और दिया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? पहचान का संकट अवस्था। ये जो आइडेंटिटी क्राइसिस है, इसमें होता क्या है कि एक अडोलेसेंट की एक प्रॉब्लम रहती है अडोलेसेंस में, कि ना तो वो चाइल्ड रहता, ना ही वो अडल्ट होता। अडल्ट भी नहीं है, चाइल्ड भी नहीं है, तो वो है क्या? ये क्वेश्चन मार्क उसके साथ हमेशा जुड़ा रहता है। अगर उसे किसी काम के लिए बोला जाता है और वो काम करने से मना कर दे, दैट मीन्स कि वो कहे कि उससे नहीं होगा, तो पेरेंट्स बच्चे को क्या कहते हैं कि कब तक बच्चों की तरह रहेगा, बड़ा हो जा। अगर बच्चा किसी काम के लिए पहल करता है आगे बढ़ के कि इस काम को मैं करूंगा, तो पेरेंट्स उसको फिर से रोक लेते हैं कि अभी इतना बड़ा नहीं हुआ है। तो बच्चे के सामने हमेशा एक पॉइंट रहता है कि हु एम आई। ये हु एम आई जब पॉइंट रहता है, तो इसी को नाम क्या दिया जाता है? पहचान का संकट अवस्था। जब अपने, जिसे कहते हैं लाइफ का जो गोल है या एम है, उसके लिए बच्चा जब क्लियर नहीं होता है कि उसे आगे क्या करना है, तो वो किस कैटेगरी में आ जाता है? आइडेंटिटी क्राइसिस की स्टेज में। क्लियर? से हटाते हैं। नेक्स्ट, एक टर्म होती है जिसे कहा जाता है फेक ऑडियंस। काल्पनिक श्रोता, काल्पनिक श्रोता समूह का निर्माण। ये काल्पनिक श्रोता समूह के निर्माण का अर्थ है कि बच्चा अपने आप को एक फेक लाइफ में जीता है या एक अपनी फेक आइडेंटिटी बना के रखता है। इसे हम बोलते हैं ईगो आइडेंटिटी प्रॉब्लम। से कहा जाता है ईगो आइडेंटिटी प्रॉब्लम। ये एक समस्या ही होती है, अहम विशिष्टता, हिंदी में इसका नाम है अहम विशिष्टता की समस्या। तो ये जो पॉइंट है कि ईगो आइडेंटिटी प्रॉब्लम, ईगो आइडेंटिटी प्रॉब्लम में होता क्या है कि बच्चा ये मानता है कि वही दुनिया में सबसे अलग है। इसीलिए आप इस एज ग्रुप जो अडोलसेंस है, इसमें आप गौर कीजिएगा, बच्चा जब घर से बाहर निकलता है तो शीशे में अपने आप को कई बार देखता है। जब भी वो रोड पर चल रहा होता है, उसे लगता है कि दुनिया के जितने मकान हैं, उन मकानों की खिड़की से या उसके बालकनी से कोई ना कोई उसकी तरफ देख रहा है। तो स्वयं को जब आप इस कैटेगरी में रखते हैं कि दुनिया की नजरें आप पर हैं, और ये दुनिया की नजरें आप पर है, ये आप खुद से सोच के चलते हैं, इसीलिए आप क्या करते हैं? अपने लिए एक ऑडियंस का ग्रुप आप खुद ही तैयार कर लेते हैं, काल्पनिक श्रोता, कि दुनिया आपको देख रही है। रियलिटी क्या होती है कि बच्चा सड़क पर अकेला चल रहा होता है, घरों के बाहर कोई नहीं खड़ा होता। इसी में एक पॉइंट आता है कि एक बच्चा किसी पार्टी में गया है या स्कूल में उसने एंटर किया, और स्कूल में एंटर करते हुए बच्चे की शर्ट का एक बटन टूट गया। एक शर्ट का बटन टूटा तो वो दिखाई नहीं देता है, लेकिन बच्चे को ये महसूस होता है कि उसके शर्ट का टूटा हुआ बटन सभी देख रहे हैं। तो ये जो प्रॉब्लम होती है, इसको ही कहा जाता है ईगो आइडेंटिटी प्रॉब्लम। बच्चे को लगता है कि सबके केंद्र बिंदु, जो सोच का केंद्र बिंदु है, वो कौन है? बच्चा है। तो इसी को कहा जाता है ईगो आइडेंटिटी प्रॉब्लम। क्लियर है ये?
हाँ बिल्कुल अभिषेक, रास्ते में खड़ी बाइक का भी, बाइक के उसमें भी शीशे में अपने आप को देखता है। क्लियर? इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एक्टिव मेंबर ऑफ सोसाइटी। अब बच्चा क्या है कि समाज का सक्रिय सदस्य बन चुका है। समाज का सक्रिय सदस्य। इसीलिए आप देखते हैं युवा मोर्चा, युवा मोर्चा एक टर्म आती है जिसमें किशोरों को शामिल करते हैं। जो 11वीं 12वीं के बच्चे, उनको पकड़ लो, क्योंकि सबसे आसान होता है इनको एक डायरेक्शन में लेकर जाना। नेक्स्ट इसी में आता है नीड अप्रूवल और अफेक्शन ऑफ पीयर ग्रुप। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। साथ ही समूह का अनुमोदन बच्चा इसमें चाहता है। देखिए पहले किसका था? पेरेंट्स का। पेरेंट्स से शिफ्ट होकर किस पर गया? टीचर पे। और अब टीचर से शिफ्ट होकर किस पे आ गया है? साथी समूह का अनुमोदन। इसीलिए बच्चे अपने दोस्त के कहने से क्लास के बीच में ही क्लास छोड़ के चले जाते, चाहे टीचर को बुरा लगे या अच्छा लगे, लेकिन उसके दोस्त को बुरा नहीं लगना चाहिए। इसी को कहा जाता है साथी समूह का अनुमोदन, या अप्रूवल और अफेक्शन ऑफ फ्रेंड्स या पीयर्स। क्लियर? कोई डाउट भाई इसमें? जी शबाना खान, बिल्कुल एक ही है बेटा। अभिषेक में ना इमोशनल लेवल पर तो जरूरत पड़ती ही है बेटा, ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि बच्चे इमोशनल ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि इमोशंस पर उनका कंट्रोल काफी कम रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई इससे भी। ये हमारा अडोलेसेंस के लेवल तक का था। देखिए हमने जो चाइल्ड डेवलपमेंट की स्टेजेस की है, वहां पर हमने शुरुआत की थी इन्फेंसी से। इन्फेंसी के बाद हमने किया है चाइल्डहुड को, उसके बाद हमने किया प्यूबर्टी को, और प्यूबर्टी के बाद हमने कंप्लीट किया अडोलेसेंस। तो ये चार जो हमारे पोर्शन थे, इनमें से आपके एग्जाम में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अगर जीन प्याजे की थ्योरी भी आती है, तो जीन प्याजे की थ्योरी का जो कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट के पॉइंट भी इसी एज ग्रुप को कंसिडर करके आपसे पूछे जाते हैं। तो ये एक पॉइंट था जिसके बारे में हमने बात की। ग्रुप में एक पॉइंट चला था कि लर्निंग और मेच्योरिटी, ये दोनों क्या चीज है। तो जिन बच्चों ने पूछा था उनके लिए ये मुश्किल से 2 मिनट का है, कंप्लीट हो जाएगा। मैच्योरिटी होती है परिपक्वता, और ये इंडिपेंडेंट होती है। दैट मीन्स कि एक बच्चा जिसको आप चलना नहीं सिखाते, वो भी जब 1 साल या 2 साल का हो जाएगा, वो खुद से चलेगा, क्योंकि उसके शरीर में इतनी परिपक्वता आ जाएगी, उसका शरीर उस काम को करने के लायक तैयार हो चुका होगा, तो वो चलेगा। लर्निंग होता है जब आप चीजों को सिखाते हैं। दैट मीन्स लर्निंग डिपेंड करती है किस चीज के ऊपर? मैच्योरिटी के ऊपर। तो लर्निंग को बोला जाता है डिपेंडेंट टर्म। अगर एक बच्चा जो शारीरिक रूप से परिपक्व नहीं हुआ है, उसे आप चलना नहीं सिखा सकते, चाहे कितनी भी प्रैक्टिस करा लो। जैसे अगर आप 3 महीने के बच्चे को डेली प्रैक्टिस कराते कि वो चलना सीख जाए, तो भाई वो तब भी नहीं सीख पाएगा जब तक उसका शारीरिक जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये जब तक परिपक्व नहीं होगा, यहां पर बच्चे की कमांड जब तक नहीं आएगी, तब तक बच्चा चल ही नहीं सकता है। तो चलने के लिए परिपक्वता का होना जरूरी है। पहला पॉइंट इसी में ऐड करते हैं। ये तो हुआ चलने से रिलेटेड। अब आते हैं सीखने से संबंधित, वो भी किससे? शिक्षण से। बच्चे को जब आप राइटिंग करवाते हो, तो राइटिंग में हम शुरुआत में क्या करते हैं? बच्चे को ट्राई एंगल कलर, इनका यूज करवाते हैं। हम कभी भी बच्चे को राउंड शेप कलर्स नहीं देते।
नहीं देंगे। बच्चे को हम पेन नहीं देते, बच्चे को पेंसिल नहीं देते। ये मैं बात कर रहा हूं एक नर्सरी स्कूल में जाने वाले बच्चे के लिए। तो बच्चे को हम क्या प्रोवाइड करते? ट्राइंगल। रीजन, बच्चे के जो फिंगर्स की मैच्योरिटी है वो अभी चीजों को अगर ट्राइंगल शेप में है तो उसको पकड़ने में आसानी रहती है, उसकी ग्रिप उसी तरीके से तैयार हो पाती है। लेकिन अगर राउंड शेप होता है तो वो अच्छे ढंग से ग्रिप नहीं कर पाता है, ग्रिप तो कर लेगा लेकिन अच्छे ढंग से नहीं कर पाएगा। इसीलिए मैच्योरिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चे को कब क्या सिखाना है। इजी? बिल्कुल योगिता शर्मा, कोई दिक्कत नहीं बेटा, ये भी सही है। अरे अभिषेक मीना भाई धन्यवाद। हमें देखिए, हमारा काम पहले एक चीज है कि सिलेबस को हम एक बार लेकर चले। डिफेंस मैकेनिज्म कहकशा आता है। देखिए डिफेंस और मैकेनिज्म, ये एक टर्म अभी लिखवा दो, पहले इसको क्लियर कर ले। लर्निंग और मैच्योरिटी में किसी को डाउट है? मीनिंग क्लियर हुआ? ये डिपेंडेंट होती है भाई। लर्निंग आप कर सकते हैं, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, लेकिन उसके लिए परिपक्व होना ही पड़ेगा। जब तक आप परिपक्व नहीं है तब तक आप नहीं सीख सकते। क्लियर? इजी है भाई। और ये भी याद रखना कि अगर आप मैच्योर हो गए तो ये भी पक्का नहीं है कि आपको वो चीज आती हो। इसका एक एग्जांपल दे देता हूं ताकि आसान रह जाए, दिक्कत ना आए। इंडिपेंडेंट टर्म तो है लेकिन सीखना डिपेंडेंट है, लेकिन सीखना अलग अलग हो सकता है। मैच्योरिटी समान रूप से चलती है। आपका शरीर चाहे बच्चा कहीं का भी हो, परिपक्वता का स्तर जो है वो एक तरीके से यूनिवर्सल सा रहता है, लेकिन ये इंडिविजुअल पर डिपेंड करती है लर्निंग। एक 15 साल का बच्चा, 15 ईयर चाइल्ड, जो इतना मैच्योर हो गया है कि गाड़ी चला सकता है, उसको ड्राइविंग आती होगी। लेकिन हो सकता है कि एक पर्सन जो 45 साल का है उसको ड्राइविंग नहीं आती है, क्योंकि ड्राइविंग एक स्किल है, इसको सीखना ही पड़ेगा। हाँ, इसके लिए कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं जिसे हम मैच्योरिटी के अंदर काउंट करते हैं, कि आपकी एक शरीर का हिस्सा इतना बड़ा हो जाए कि आप अपने पैरों को ब्रेक या क्लच तक पहुंचा सके, तो वो मैच्योरिटी के ऊपर है। एक बंदे दोनों है, 45 ईयर्स वाला भी मैच्योर है, 15 वाला भी हो चुका है, गाड़ी चलाने के लिए परिपक्व हो चुका है। लेकिन सीखना किसने कर लिया पहले? 15 वाले ने। 45 वाले को अभी भी आया नहीं है। कोई बात नहीं भाई, जिसे नहीं आती वो सीख ले। इजी है भाई ये। तो परिपक्वता और लर्निंग वाला जो कंसेप्ट क्लास में उठा था, सॉरी ग्रुप में उठा था, वो यहाँ पर पूरा होता है। एक बच्चे ने डिफेंस मैकेनिज्म का पूछा है तो उसको भी यहाँ पर कवर कर देता हूं। इसको कहा जाता है रक्षा तंत्र। ये दरअसल होता क्या है कि बच्चों में जो एंजाइटी आती है, एंजाइटी यानी कि दुश्चिंता, जब आपको भविष्य में होने वाले खतरे का, इन फ्यूचर जो डेंजर आपके सामने आने हैं उनको लेकर आपके अंदर एंजाइटी आती है, यानी कि दुश्चिंता आती है। ये दुश्चिंता जो है अफेक्ट करती है आपकी ईगो को। ईगो यानी कि अहम। ये दरअसल फ्राइड का पूरा कंसेप्ट है, वहां पर ये कवर हम कराएंगे। ईगो को जब ये चिंता अफेक्ट करती है तो इस ईगो को हमें बचाना होता है। और ईगो को बचाने के लिए फ्राइड ने बोला कि हमें किसका यूज करना चाहिए? ईगो डिफेंस मैकेनिज्म, यानी कि अहम रक्षा तंत्र का। क्लियर? ये डिफेंस मैकेनिज्म आप अलग अलग तरीके का अपनाते हैं, आपके पेपर में उम्मीद रहती है कि आ जाता है। डिस्प्लेसमेंट का काफी बार आया हुआ है। डिस्प्लेसमेंट के अलावा आप चाहे रैशनलाइजेशन का ले लीजिए, चाहे रिग्रेशन का ले लीजिए, ये सारी चीजें यहाँ पर हम करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल के लिए केवल इसके नाम की हेडिंग हेडिंग की है, क्योंकि बच्चे ने पूछ लिया था। ओके राजा जी, पनिशमेंट एंड रीइंफोर्समेंट। पनिशमेंट, ये याद रखना, ये इंक्रीज करेगा
ये डिक्रीज करेगा। अब बात आते है किसको इंक्रीज करेंगे किसको डिक्रीज। अकरेंस ऑफ इवेंट, इवेंट कह लीजिए या आपके रिस्पॉन्स को कह लीजिए, ऐसी कोई चीज जो आपके रिस्पॉन्स को रोकती है, यानी कि जो आपने रिस्पॉन्स किया है, जो प्रतिक्रिया आपने की है, उसे अगर कोई चीज रोकती है तो वो पनिशमेंट है। लेकिन आपकी प्रतिक्रिया के होने की संभावना और बढ़ जाए, यानी कि उसके ज्यादा चांसेस हो कि वो आप और करेंगे और तेजी से करेंगे, उसे कहा जाता है रीइंफोर्समेंट। क्लियर है? अभिषेक मीना भाई कोशिश रहेगी। क्लियर है राजा? अब कोई डाउट बेटा? पनिशमेंट चाहे पॉजिटिव हो राजा या नेगेटिव हो, दोनों में इस चीज की खासियत रहेगी कि डिक्रीज करेगा, और रीइंफोर्समेंट पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, दोनों में खासियत रहेगी कि वो इंक्रीज करेगा अकरेंस को। क्लियर है बेटा? बाकी इसका पूरा टॉपिक है, लर्निंग का टॉपिक जब हम शुरू करेंगे, अभी नेक्स्ट क्लास में, आज की क्लास में तो हम इतना करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, कॉग्निटिव डेवलपमेंट से लेकर चलेंगे। कल की क्लास में उम्मीद है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट आपका ओवर हो जाएगा, जीन पियाजे और वाइगोत्स्की की थ्योरी दोनों, चाहे टाइम ज़्यादा लगे पर दोनों साथ के साथ कंप्लीट करेंगे। ठीक है बेटा? हाँ राजा, दोनों के बारे में बात करेंगे बेटा। आज के लिए इतना है, अगर किसी का कोई डाउट हो तो भाई व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा। और आज बच्चे काफ़ी कम आए थे क्लास देखने के लिए, तो जो ग्रुप हमने तैयार किया था वो खास इसीलिए था कि भाई आप लोगों के लिए हम काम कर रहे हैं। अगर बच्चे नहीं आ रहे तो फिर काम वही करना पड़ेगा कि जो बच्चे सीरियस है स्टडीज़ को लेकर, हम उन्हीं को टारगेट करके चलेंगे। क्योंकि अगर और बच्चों के लिए करना होता तो हम अपनी जो वीडियोस है उनको पब्लिक करके चलते, लेकिन हम उसको प्राइवेट इसीलिए रखते हैं कि केवल आप तक ही ये चीज़ें पहुंचे। तो इसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है जी? तो आज के लिए इतना बेटा, नेक्स्ट क्लास में आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। अरे भाई अभिषेक जी, आप लोगों का धन्यवाद है भाई। और ये बात आप लोगों को बार बार बताई जा रही है कि ये ग्रुप जो बनाया गया है, ये जो क्लासेस है वो आप लोगों के लिए स्पेशली है। तो अभी हम इन चीज़ों को पब्लिकली नहीं लेकर जा रहे हैं, उसके लिए टाइम आएगा तब हम पब्लिकली लेकर जाएंगे। तो अगर कोई भी बच्चा अपने किसी भी फ्रेंड को इनवाइट करता है तो ये ध्यान रखिए कि वो बच्चा अगर डाइट से है तो वेलकम है, और उसके लिए जो आप लोगों की डिटेल मैं लेता हूँ वो आपके डाइट के साथ मैं कंसल्ट करके उसको एक बार पूछ लेता हूँ कि ये बच्चा अभी डाइट में है या नहीं, वो ज़रूरी है हमारे लिए। ठीक है जी? तो आज के लिए इतना है बेटा, थैंक यू वेरी मच।